अच्छा, सो हम तो शुरू करते हैं। प्लीज गिव मी अ चेक कि आप दोनों प्रेजेंट हो एंड माय वॉइस इज क्लियर। जी जी आपकी बात क्लियर। जी, हमाद भाई कह रहे हैं, हमाद भाई आवाज आ रही है? जी ओके, हम चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अपना हमारे पास सर्कुलर मोशन है। देखो, लेट्स टेक अ वेरी बैड एग्जांपल। हमारे बिल्कुल भी आपने इन साहब से इंस्पायर नहीं होना है, सही है। लेट्स सपोज हमाद भाई भाई जो है, ही इज ड्राइविंग एन अंडर एज कार। अंडर एज कार है, वो अंडर एज ड्राइविंग कर रहा है, अल्लाह का बंदा, सही है। बिल्कुल गलत बात, सरासर गलत बात है। अब ये मूव कर रहा है, अब ही इज मूविंग इन अ सर्कुलर अपने पाथ में। अब आप मुझे बताओ कि ही इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, क्या होता है? व्हाई इज ही मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ? व्हाई इजंट ही डिविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी, वो क्यों है? क्योंकि देयर इज अ फोर्स व्हिच इज कीपिंग हिम टुवर्ड्स द सेंटर, that is called a centripetal force. That is called a centripetal force. This is a centripetal force. Okay, that is a centripetal force. इसमें कोई मसले वाली बात है मुझे बताओ। नो जुने हमाद भाई। नहीं सर। अच्छा, अब क्या होता है? अब होता ही है कि इस डायरेक्शन में तो हमारी फोर्स एक्ट होगी। मैंने वर्ड बोला फोर्स का। मुझे बताओ कि हमारी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी आप लोगों के ख्याल से? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी, ओके, वी गॉट एन एंटी क्लॉकवाइज का ऑप्शन। हमाद भी आप क्या कहते हो, किधर होगी? सेम। आप ये बात है वो ना थोड़ी सी अटक गई थी, मुझे बिल्कुल सही नहीं थी। आप रिपीट करोगे एक बारी? सेम एंटी क्लॉकवाइज। ओके ओके, सही है। अब देखो, अभी द पॉइंट इज दिस कि अब आप जो हो, आपकी जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब क्या होगा? अब बिकॉज इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमारी जो एक्सेलरेशन भी होती है ना, दैट वुड बी टुवर्ड्स जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स लग रही है। तो मुझे अब बताओ कि हम लोग किस डायरेक्शन में जो अपना मूव कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई। देखो, हमारी जिस डायरेक्शन में आपको धक्का दूंगा तो आप उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाओगे ना। जी, तो हम टुवर्ड्स द सेंटर होगी फिर। सोचते हैं इस बारे में। हम आदि आप क्या कहते हो, किस तरफ होनी चाहिए फिर? जी, हम आदमी किस तरफ होगी फिर? कि उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में सर हम। क्वेश्चन रिपीट करना। जी, क्या बोल रहे हो आप? सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा जरा। मैं कह रहा हूँ कि हमारी एक्सेलरेशन किस जगह होगी, किस डायरेक्शन में होगी? हमारी एक्सेलरेशन हमेशा उस जगह पे होनी चाहिए जिधर हमारी जो है ना फोर्स एक्ट होती है, उस डायरेक्शन में। जी। तो ये होगी सर टू। फॉरवर्ड से अगर धक्का दे रहे तो बैकवर्ड जाएंगे। अच्छा, मैं बताता हूँ। ये देखो, अब ये हमारे पास है इधर एक इसको भी जरा मैं लिख लेता हूँ। सी, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जिस डायरेक्शन में हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन भी होगी, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, आई डोंट थिंक कि आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक अगर फोर्स हमें बीच की तरफ एक्ट कर रही है तो ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिट भी तो एक फोर्स एक्ट हो रही होगी ना, हो रही नहीं हो रही होगी? अगर इस लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स भी राइट डायरेक्शन पे होगी नहीं होगी फोर्स, तो वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स। मगर इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये होती है हमारी वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं इस पोजीशन पे हूँगा और इस पोजीशन पे हूँगा, तो मुझे बताओ अगर मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू इज लेट्स सपोज 9.8। मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ, इसका कोई लिंक नहीं है ग्रेविटेशनल फ्री फॉल के साथ। मगर अगर मेरी लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में एक मेरी फोर्स लग रही है, तो मुझे बताओ क्या मेरी एक्सेलरेशन, तो मेरी एक्सेलरेशन अगर इसमें वैल्यू कांस्टेंट है, मुझे बताओ कि विल माय एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दिस मूविंग अराउंड दिस सर्कुलर पाथ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी ना, ये वैल्यू तो सेम है। क्या कहते हो जुनेद भाई? क्वेश्चन रिपीट करिएगा।
क्या मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन सेम रहेगी मेरी अगर उसकी वैल्यू सेम है? जी नहीं। क्यों? आप बोलोगे सर जो मैं जो कोई नशे वशे करके आए हुए हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि देखो हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। मुझे बताओ मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आज एक्टिंग क्यों कर रही है? ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या मुझे बताओ, क्या हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की? नहीं नहीं चेंज हो रही। पहले ये नॉर्थ वर्ड्स थी और अब ये हमारी अपनी किस वेस्ट वर्ड्स है, तो क्या इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही? हो गई सो इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या हमारी एक्सीलरेशन चेंज हो रही है? हो रही है। यस, एक्सीलेंट। सो इसका मेन पॉइंट क्या है? बिकॉज आवर velocity direction is changing, so our acceleration is also, so our acceleration is also changing. ओके, इसमें कोई मसले वाली बात बताओ। अच्छा अब नीचे बात सुनो, एक बड़ी सिंपल सी एक कॉमन सेंस की बात करने वाला हूँ मैं। इवन दो द कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन कॉमन पीपल, पर जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मैं सब कुछ कांस्टेंट रखूं, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वो होती है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब बात ये है सारी की सारी कि दिस इक्वेशन इज इन योर ए लेवल्स। मगर मैं इधर क्यों बता रहा हूँ, कोई टीचर आपको बात नहीं बताएगा क्योंकि ये आपका सिलेबस में है ही नहीं, मगर मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। आप मुझे बताओ कि अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं और मेरे पास अपना अल्लाह भला करे ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो क्या होगा? ये चीजें तो क्या होगा फोर्स भी मेरी? कांस्टेंट होगी। तो नहीं, ये कांस्टेंट और रेडियस को क्या होगा? रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा। नहीं, अब मैंने सब कुछ कांस्टेंट रखा, फोर्स बढ़ा दी तो आर को क्या होगा, रेडियस को क्या रेडियस होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना, कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो रेडियस बट कम हो जाएगा। अगर मुझे बात बताओ, अगर मैं ऐसा करता हूँ, व्हाट आई डू इज कि मैं अगर अपनी फोर्स, अगर मैं आपको एम वी स्क्वायर ओवर आर, अगर मैं अपना ये जो वी है, ये v जो है, ये मैं अगर इस अपना मैं v को बढ़ाऊं तो क्या होगा? अब मुझे पहला पॉइंट इसका रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो अगर मैं v बढ़ाता हूं तो m f को क्या होगा? f क्या होगा? f विल आल्सो इंक्रीज, इंक्रीज। क्योंकि इसका v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशनशिप, क्योंकि वो v स्क्वायर है, तो v का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं, मगर क्योंकि अगर v बढ़ेगा तो f भी बढ़ेगा, तो इसका रिलेशनशिप है। तो अगर हमारी स्पीड बढ़ती है, इफ स्पीड इंक्रीजेस या वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो क्या होगा? फोर्स इंक्रीजेस। मगर इस मौके पे हमारा ये m और r शुड रिमेन कांस्टेंट, वेयर, मैं तो लिख भी देता हूँ, वेयर f इज फोर्स, m इज आपका मास, v इज स्पीड या वेलोसिटी, और r इज रेडियस, एंड f इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात समझ में है कि मैंने इक्वेशन क्यों बताई आपको, ताकि आप लोगों को लॉजिक समझ में आ जाए, रिलेशनशिप बेहतर समझ में आ जाए। इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। नहीं सर। ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, और अगर मैं एक और आप लोगों को बात बताऊं, ओके, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर मैं ये बात बोलूँ आप लोगों को कि अगर मेरे पास f इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है, और मैं मैथ बढ़ाता हूँ, मैथ्स को मैं क्या करता हूँ,
मैं इसको मैं बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा? देखो हमारा इस मौके पे वी स्क्वायर ओवर आर क्या है, दैट इज क्या है, कांस्टेंट। अब मैं जरा एफ का और इसका रिलेशनशिप कर लेता हूँ, एफ का रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं एम बढ़ाता हूँ ना, मैस बढ़ाता हूँ, तो क्या होगा, टू कीप हमारी वेलोसिटी, टू कीप अवर वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट ना, टू कीप अवर वेलोसिटी एंड सॉरी रेडियस कांस्टेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा एम एफ भी क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। यस, मुझे फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब एक भारी मैस को उतनी स्पीड और उतनी रेडियस के साथ घुमाने के लिए मुझे अपना फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी। अब ये इक्वेशन आपको याद रखने की कतई जरूरत नहीं, 0% जरूरत है, मगर मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताई कि ताकि आप लोगों को लॉजिक समझ में आ जाए, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात, इसमें कोई मसले वाली बात है, मुझे बताओ। नहीं। नहीं ओके नहीं। ओके, गुड हो गया, डन हो गया। दिस इज योर सर्कुलर मोशन का टॉपिक एंड दैट इज कंप्लीटेड, डन अंडरस्टूड। इसमें ये सवाल बड़ा बड़ा ही कोई मशहूर किस्म का सवाल है, प्लीज डू रिमेंबर दिस, प्लीज। ये एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स या वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ लेते हैं। और मुझे बात बताओ, एक सीधी सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, हमारी तार कट जाए तो क्या होगा, हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? अगर लेट सपोज ये अल्लाह का बंदे से गाड़ी छूट जाए, गाड़ी लूज हो जाए, तो किस डायरेक्शन में जाएगी? कार विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में मूव होगी, बताओ। फॉरवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड, ओके। हमारी, सर सिचुएशन दोबारा एक्सप्लेन करना। देखो मैं एक ना बॉल को घुमा रहा हूँ रस्सी के साथ, तो मुझे बात बताओ कि अगर रस्सी कट जाए तो वो किधर जो है हमारे, जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग एक चीज को घुमा रहे हो तो उसकी रस्सी टूट जाती है, तो क्या होगा, वो किस डायरेक्शन जिस में तरफ मूव करेगी? एक्सेलरेशन होगी। सर सीधा चले जाएगी फॉरवर्ड से। जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी ना, वो उस डायरेक्शन में जाएगी, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी। कार विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, मैंने इसको बॉल कर देता हूँ, दिस इज अ बॉल या दिस इज अ ब्लॉक, मैं इसे ब्लॉक बोल देता हूँ। ओके, ये ब्लॉक है और ये आपकी रस्सी है, तो मैं कहता हूँ द कार विल, सॉरी मैं कार फिर से बोल रहा हूँ, डब्बू भाई विल द, फिर मैं, the block will move in the direction of velocity which is tangent to the circular motion, tangent to the circular motion। ओके, इसमें कोई मसले की बात है, बताओ। फिर then you have which is something known as the turning effect of forces, turning effect of forces, turning if, ये टॉपिक मजेदार नहीं था वैसे, छोटा सा था बिल्कुल। नहीं, नहीं मजे का था मुझे फिजिक्स ही नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों। यार, वैसे ना यकीन मानो आप उसके सामने बैठो जिसको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है। मेरा मसला है कि कह सकता हूँ। अच्छा नहीं, वैसे समझ मेरी में आ बात गई। करें। जी जी, क्या बोल रहा मात भाई? मेरी बात करें कि मुझे अच्छी लगती है। भाई मुझे अच्छी लगती है, आपको मुझे थोड़ी ना, आपको अच्छी लगती है फिजिक्स? सर बस 50-50। इस बंदे को भी उठा के बाहर ही मारो क्लास से, ये भी 50-50। तो जान छुड़ाने वाली बात है बस। रेलू कट्टा, केमिस्ट्री फिजिक्स। रेलू कट्टा। अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो, अरे केमिस्ट्री अच्छी लगती है भाई साहब को, मुझे केमिस्ट्री से ना जितनी नफरत है ना, मुझे मैं नहीं बता सकता आपको कोई। केमिस्ट्री जरा ना, फिर भी मतलब मजे की लगती है, पता नहीं क्यों। यार ये ना, ये लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सर मैथ्स भी साइंसेस में मुझे, सबसे अच्छा सब्जेक्ट अभी तक कंप्यूटर साइंस है, जो सबसे आसान मुझे लगता है। चलो ये बेस्ट है। अरे पता क्या बात है, मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रही तो बताओ,
नहीं समझ में आ रही मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे जुनैद भाई की बातों से लग रहा है कि वो नहीं समझ पा रही। मैंने सिर्फ फॉर्मूला आपको टेबल में कभी जिंदगी में एग्जाम में देगा भी नहीं, सिर्फ इसलिए समझाया कि ये रिलेशनशिप समझ में आ जाए FVRM का। कोई मसला है तो बताओ मुझे आप। हम लोगों ने बस यही चीज समझी है ना कि अगर एक सर्कुलर मोशन में चीज घूम रही है तो उसके ऊपर स्पीड कह रहा हूँ, वेलोसिटी और स्पीड का क्या इफेक्ट होगा? वेलोसिटी स्पीड का क्या इफेक्ट होगा? फोर्स का, सॉरी। फोर्स बढ़ा दो तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। फोर्स बढ़ाओगे तो इट कैन केटर फॉर अ बिगर मैस। मुझे बताओ बड़े एक अपने 100 किलो के दोस्त को घुमाना मुश्किल है या 50 किलो के दोस्त को घुमाना मुश्किल है गोल गोल? 100 किलो। तो मुझे बताओ, तो मुझे 100 किलो वाले के ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना। तो इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, हो सकता है मुझे छोटे मैस वाले को ज्यादा स्पीड में घुमाना हो, फिर हो सकता है ना। तब भी तो ज्यादा फोर्स चाहिए मुझे, तब भी ज्यादा फोर्स चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा अपना फोर्स ज्यादा है मेरी, तो क्या होगा? फोर्स ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर बाकी सब कुछ छोटा है तो मेरा रेडियस छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी देखो कि छोटे ऑब्जेक्ट को घुमाने में, छोटे रेडियस वाली रस्सी को घुमाने में ज्यादा आसानी होती है, बड़ी रस्सी को घुमाने में ज्यादा आसानी होती है। सोच सोच के बताओ ज्यादा आसानी किस में होती है? एक छोटी सी रस्सी और बड़ा मैस, या बड़ी सी रस्सी और बड़ा मैस, किसको घुमाने में ज्यादा मजा आएगा? गोल सर्कल कौन सा ज्यादा बढ़िया बनेगा आसानी से? छोटी। भाई तुम इतनी सी रस्सी को घुमाना शुरू करो, सही है, और इतनी बड़ी रस्सी को घुमाना शुरू करो उसी सेम डिब्बे के साथ, मुझे बताओ किसमें ज्यादा आसानी होगी? अ, बड़ी वाली। बड़ी वाली। आप भैया इसका एक्सपेरिमेंट कर लो, इसको मैं ज्यादा मैंने मैंने नहीं कुछ सा ज्यादा ही बड़ी ले ली थी रस्सी। नहीं मैंने तकरीबन मैंने कहीं 10-15 फुट की ले ली थी, वो इसकी नहीं वजह से ना, वो ज्यादा इतनी लंबी इतनी हो मैं सुपरमैन लग रहा हूँ इस शक्ल से? ऐसी बातें करते हो यार, तुमने इतनी सेंसिबल बातें किया करो यार, आप सुपरमैन हो क्या? गई। नहीं नहीं। अरे अब देखो मेरी बात सुनो, तो इसको ये लॉजिक, अब मैं हमेशा तो फिजिक्स ट्राई करके देख लो, सीधी सी बात है। आप पकड़ो रस्सी, पकड़ो कोई साथ ऑब्जेक्ट लगा लो और धागा पकड़ लो यार, और धागा पकड़ो, उसके बाद थोड़ा सा लेट्स अपनी अम्मा को बोले अम्मा हमें थोड़ा सा अपने को बीड सा दे दें, बीड लगा दें इस पे। आप उसको हल्का सा घुमाओ, छोटी रस्सी का तो घूमेगा ही नहीं, बहुत फोर्स चाहिए होगी। फिर बड़ी रस्सी का देखो कितनी आसानी से घूमेगा। सो इसका ये लॉजिक है। अब समझ में आ गई? जी। जस्ट इसमें बेसिकली पेपर में कुछ क्या होता है इस क्वेश्चन का? ये चीज बढ़ेगी तो कौन सी चीज कम होगी जब बाकी चीजें कांस्टेंट है? मैं हमेशा बोलता हूँ ये बस इक्वेशन याद रख लो, आपको सब कुछ रह जाएगा, और बाकी कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये याद रह गया, आपको पता है कि एफ बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, एम बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, तो अगर ये याद रख लो तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपको जिंदगी में। ओके। सही है। अरे अब हमारे पास टर्निंग फैक्टर फोर्स। अब देखो ये एक टॉपिक है। अब देखो, अब आपने कभी जिंदगी में दरवाजा खोला है? जी। दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। जब मैं एक चीज को मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है फोर्स की वजह से? दैट इज व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज। देखो मैं अगर एक चीज पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा तो क्या वो मुड़ेगी? इट डिपेंड्स। जी। तो उड़ेगी। अगर इफ इट मूव्स, दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर ओनली इफ जो मैंने फोर्स लगाई एंड डायरेक्शन जिसमें वो मूव हुआ, दैट आर दैट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट उसने मूव करना है वो डायरेक्शन मूव फोर्स लगी है, दैट आर परपेंडिकुलर। अब मैं इसकी जरा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सही है? चल गिव मी अ सेकंड। देखो अब मैं बात करता हूँ मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट, मैं मूवमेंट को डिस्क्राइब करने की मैं बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी में आपको समझाऊंगा। व्हाट द हेल इज मूवमेंट? मूवमेंट क्या होता है? देखो मूवमेंट इज द टर्निंग, इज द
टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। और अब आप बोलोगे ये सर क्या बातें कर रहे हैं, व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट? तो टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट क्या होता है अभी बाकी, इट इज अ इफेक्ट of force that makes an object rotate. This is your moment and that. Okay. अब आपको चीज बोलनी चाहिए, that is moment of a force. Okay. moment of a force को हम लोग ने डिस्क्राइब किया, अब इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? आपको एग्जाम में से डिफाइन करने के लिए ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी, ये इसकी डेफिनेशन आने वाली है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स? मोमेंट की डेफिनेशन आने वाली है आप लोगों के पास। डेफिनेशन आ रही है, व्हाट इज दैट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा ये बेहतर राइटिंग है कि पहले से? सो पहले भी सही थी। ओके। एंड पहले से बेहतर है। चलो थैंक यू भाई। डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। ओके। And what is pivot? Pivot is the point on which the object rotates. जैसे आपके दरवाजे का पिवट आपको मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर पता होगा क्या है। आपने कभी लैपटॉप का हिंज देखा है? That is the pivot. आपने कभी चारपाई तो मोड़ी सर है? जहाँ से कनेक्ट हुआ होता है। जैसे देखो, हाँ यार ये कैसी बात है। देखो अच्छा मैं इसको इस तरह समझ, देखो ये आपका दरवाजा है, सही है। दरवाजे का देखा कभी वो इधर एक थोड़ा सा गैप होता ही होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा क्यों ना हो, होता है ना। दिस इज द जी पिवट। ये आपका डोर नोब है, तो दिस इज द पिवट। मैं लैपटॉप की बात करता हूँ, ये देखो यार मैं जो मेरी राइटिंग मेरी ड्राइंग बड़ी बुरी है, मगर ये बात ना समझो, ये दिस इज आपका पिवट ऑफ लैपटॉप, या उसे जिसे आप हिंज बोलते हो अपनी जबान में, एंड दिस इज द पिवट ऑफ डोर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपना ये आपके पास ये रहे हमाद भाई, और ये रहा आपके पास यार कैसे बनेगी हिटमैन, इतनी मुश्किल कब से बन गई मेरे लिए। ये हमारे बैठे हैं, ये हमारे पास कौन बैठे हैं? जुनैद भी। और ये क्या है? ये कौन है? ये जुनैद भाई हैं, ये हमाद भाई हैं, और ये आपके पास क्या है? पिवट ऑफ द सीसो। सीसो के स्पेलिंग्स बताना। SEESAW। ओके यार मुझे ना इंग्लिश और उर्दू पढ़े बड़ा टाइम हो गया, नहीं इंग्लिश तो पढ़े टाइम नहीं, कल ही पढ़ी है। उर्दू पढ़े टाइम हो गया मुझे, उर्दू बहुत जमाने से नहीं मैंने देखी। ये सीसो, पिवट ऑफ द सीसो। सब बेहतर करके लिख लेते हैं। ओके डन हो गया। नाउ दिस इज योर मोमेंट की डिस्क्रिप्शन एंड मोमेंट की डेफिनेशन। आपने बराए करम आपसे मेरी दरख्वास्त है, आपने एग्जाम में ये लिख के आनी है, बड़ी मेहरबानी ये लिख के आनी है, कोई दूसरी ना लिख के आ जाना, या ये मोमेंट की डिस्क्रिप्शन ना उठा के लिख के आना। आपकी बड़ी मेहरबानी है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओका हो गया। बेटा ओका तो हो गया, ये अगर पेपर में ओका ना हुआ ना, तो ये अगर ये गलत लिख के आए ना, तो मैंने ओका कर देना बेटा। साथ भाई कोई मसला वैसे रट्टे नहीं लगते, रटोगे यार रट्टा तो मैंने नहीं लगवा रहा हूँ, इतनी मैं समझा समझा के जुनेद भाई को सीसो पे बिठा के। आना पड़ता है फिर नहीं से। नहीं वो समझ आ गई है मुझे, लेकिन मतलब वर्डिंग के तो रट्टे लगाने बेटा हैं ना अभी वो पता है मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं ना अभी एंट्री टेस्ट दे के आया हूँ किसी जगह से, सही है अपना। मैं एंट्री टेस्ट दे के आया हूँ और मुझे रट्टे मेरे से नहीं लगते, मेरे नंबर बड़े बुरे आए हैं।
कि मैं रट्टे नहीं लगा सकता, और मुझे रट्टे लगाने पड़ते हैं। मैंने कभी जिंदगी में रट्टा लगाया नहीं कि मतलब मेरे टीचर मुझे समझाते, मैं रट्टा नहीं लगता, मैं अपना दो बना के उसको समझता था। अब इतने रट्टे में कहता हूँ, खुदा का खौफ करें हमारे हमारे एजुकेशन वाले सिस्टम वाले, इतने रट्टे, इतने हजारों की तादाद में एमसीक्यू। मैंने कहा तौबा ही कर ली मैंने अगर, तो रट्टे मेरे से भी नहीं लगते। लॉजिक हो तो समझ में आती, लॉजिक ना हो तो नहीं समझ में। मगर डेफिनेशंस का मसला ये है कि दीज डेफिनेशंस आर लिस्टेड इन योर अपना सिलेबस में, तो सिलेबस की जो होती है वो आप ऐसे लिखते हो, आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं, उसका मसला नहीं बनता। सही है, तो ये इसी तरह होता है इनका। ये होता है कि रट्टा का थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स का परपेंडिकुलर नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, इसी जगह पे रिजल्टेंट फोर्स नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, वो है मगर वो लगाना पड़ता है, वो थोड़ी सी मजबूरी है। इवन कि ओए लेवल्स भी जो है उसमें भी रट्टे की जरूरत अच्छी खासी पड़ती है, मगर इट्स नथिंग कंपेयर टू एफएससी या मैट्रिक। वो तो दूर दूर तक कंपटीशन है उसका, बहुत बुरा हाल है उसका, यकीन मानो। और एंटी टेस्ट आप बस भूल जाओ, मे भी आपका भी सिर्फ साल रह गए एंटी टेस्ट में। किस चीज का इंटरेस्ट या उसके नहीं, यूनिवर्सिटीज के अगर आपने इधर अप्लाई करना हो तो। हाँ हाँ आओ जी। अच्छा जुनेबिया की एज क्या वैसे? मेरी मैं इंशाल्लाह 22 को हो जाऊंगा 18 का। ओ सेम, आई एम आल्सो 18। हाँ करे मैं भी 18 में हूँ। ये तो मजाक हो प्रैंक हो अब देख लो भाई, आपका टीचर आपसे सिर्फ 6 महीने बड़े हैं। लो कह सकता बेटा फिर भी 6 महीने बड़ा हूँ मैं आपसे। कोई नहीं। हमारी आपकी एज क्या है? 16। और टेंशन ना ले ना, मैं किसी को किसी के घर से नहीं उठा रहा, किसी की इन्फॉर्मेशन मैं अपनी जेब में नहीं डाल रहा, इसकी कोई टेंशन ना ले। सर जी डाल रहे, इसका क्या करते हैं? अच्छा भाई, मैं इसलिए बस बात नहीं करूँगा, मैंने अभी आज का इतनी सोचा हुआ था, बस एक डेफिनेशन और है फिर छुट्टी का टाइम हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सवाल है नहीं है सच। बस सवाल है नहीं से मतलब टॉपिक में और इन्फॉर्मेशन है नहीं, सिर्फ इन्हीं को घुमा फिरा के सवालों में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सही है, और इसलिए मैं इसका। साथ में ही मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे इर्द गिर्द क्यों रहते तो नहीं, क्योंकि हम दोनों की अजान इकट्ठे हो रही थी अभी। यार आप किधर रहते हो, आप मुझे अपनी जगह बताओ। मैं मैं लाहौर में खुदा वाबड़ा टाउन। का नाम, वापडा टाउन बेटा, वापडा टाउन मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है। ओह रेडी है। मैं भी लाहौर में ही हूँ, मगर मेरा घर अंदरून की साइड पे। ओके अंदरून में तो मैंने सोचा छतें बड़ी महंगी बिकी है इस हाँ, बार। हमारी बैक साइड पे 4-4 लाख की बिकी है, वो अच्छा गई है। अंदरून में 50 लाख की, 1 करोड़ की भी गई है रेंट पे। हम्म जी जी, हमारे घर की बैक साइड पे 4 लाख की गई है। आपने नहीं बेची अपनी छत? मैं पागल हूँ अपने घर की छत में तुम? मेरे सर पे सब सींग लगे हुए हैं। नहीं तो घर में घुसे सबको वो मुंह पे रखे और गाड़ी में डाल के ले जाए, या ये भी है, घर में पीसेस करके ले जाए डिब्बे में डाल के। पॉइंट तो है वैसे। पॉइंट क्या है भाई, मैं पागल थोड़ी ना हूँ अपने घर में किसी रैंडम बंदों को, वो भी स्पेशली रैंडम, पता ही है कि किस तरह के लोगों ने आना है मॉस्को पे भी। ये भी है। आप तो भाई बर्गर हो, आपको थोड़ी ना पता बसंत के बारे में ना। बस बर्गर है हम ओके। अरे खाते भी बर्गर है। अच्छा, हमारी प्लीज माइंड ना करिएगा इन भाई साहब की बातों पे, ना थोड़ा सा हमारी नहीं, पढ़ने वाले बंदों का टाइम जाया कर रहे हो, देख लो आप। अच्छा, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? अब देखो, प्रिंसिपल मूवमेंट इज वेरी इजी। अब होता है क्या है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूवमेंट, तो हमारे पास दो साइड्स होती हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं ऑफ टू साइड्स। अब देखो, अब लेट्स सपोज मैं इसकी बात करूँ, सीसो की बात करते हो। अब देखो, अगर मैं इधर हाँ जुनेद भाई को बिठाऊंगा, तो मुझे जुनेद बताओ, जुनेद भाई अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा सीसो? बताओ किस डायरेक्शन में मूव करेगा? डिपेंड्स ऑन द वेट। देखो ना, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो किस डायरेक्शन में अच्छा मूव करेगा अकेला सीसो? लेफ्ट। जिस डायरेक्शन में होगा। ये इस तरह मूव करेगा ना, ये इस तरह। जी जी ये कौन सी एंटी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। दैट इज एंटी। हमें अगर मैं से एसी लिख दूं, कोई मसले की बात नहीं। नहीं। एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं इस जगह पे आ, अपना को बिठा दूं साथ, सही है, ये है जुनेद भाई।
तो मैं इतना बस बता सकता हूँ मेरा वेट आपसे मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा ही है। तो ये किस तरह मूव करेगा फिर? ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब वेट पे डिपेंड करता है, आपका वेट हाँ कितना? मैं भाई मुझे तो खुद भी नहीं पता, सर वादा नहीं मेरा पता मुझे, वादा मुझे नहीं पता। मेरा तकरीबन होगा अरे 16 हाँ एंड इससे 8 बहुत शायद। ज़्यादा है, इससे तो बहुत ज़्यादा है। वे ठीक है। हाँ फिर से ये किस एक क्लॉकवाइज मूवमेंट में पे करेगा, तो इससे क्या होगा? अब देखो, अब मैं तुम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज क्यों बताइए। अब देखो, अगर मैं बोलूँ ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर हो तो फिर क्या होगा? क्या ये मूव करेगा? नहीं, दरमियान में स्टेबल हो जाएगा। दरम्यान में बॉन्डिस्ट ऑब्टेन इक्विलिब्रियम। बट उस पे भी एक चीज डिपेंड करेगी कि बंदा कॉर्नर पे बैठा हुआ है एक साइड का, ये दोनों नहीं नहीं बराबर साइड नहीं पे नहीं, बैठे हुए हम हैं। लोग अभी वेट की बात ना, अच्छा हमने इस फॉर्मूला की बात की है, फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं अगर नहीं, इसके। डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट होता है। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, F1 इक्वल टू F2 इंटू D2, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर ये बराबर है आपस में, जो मोमेंट है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर मोमेंट बराबर है ना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, अच्छा मैं एम लगाना भूल गया सॉरी, और क्लॉकवाइज मोमेंट अगर हमारा बराबर है ना, देन हमारा ये इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर लेगा, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब इस ये तकरीबन 3 से 2 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। व्हेन दी क्लॉक, अच्छा अब पेपर में ACCW नहीं लिख के आया था ना, बॉन्ड टीचर को गाली दे लूंगा जब एग्जाम में नंबर नहीं देगा। द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फिर क्या होता है? देयर इज नो resultant force acting upon. See, this is your definition of principle of movements, okay? इसमें कोई मसले की बात है तो मुझे बताओ। नोप। अच्छा गिव मी अ सेकंड जस्ट, मैंने इसमें कीज कंफर्म करना था, इसमें कोई और एडिशन है मेरे भी दिमाग में अभी बिल्कुल स्लिप हुए, जस्ट वांट टू कंफर्म वो चीज़ अभी मेरे दिमाग से निकली है। इसमें एक और सेंटेंस था, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके एंड ओके। हाँ, and there is no resultant force acting upon, and there is no result, and there मैं जो सेंटेंस ही कर रहा हूँ, and there is no resultant force to act upon, and there is no resultant force, बस इतना काफी है, and there is no resultant force, ओके। इसमें कोई मसले की बात? किस चीज के अंदर? इसमें प्रिंसिपल नहीं, मूवमेंट के नहीं इसमें कोई इशू नहीं आया मुझे। सही है। आप इसे तो इसे और चेंज भी कर सकते हो कि when the clockwise movement is equal to anti-clockwise movement and there is no reverse force, and आप इसे ये भी लिख सकते हो and equilibrium is attained, and equilibrium is attained। ये आप इधर इस सेंस में ये भी बोल सकते हो is obtained। आप इसको एंड पे भी लिख सकते हो फॉर अगर 3 मार्क का या फिर नंबर पक्के लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, and clockwise movement is equal to anti-clockwise movement and there is no resultant force acting, then there is no resultant force which is acting on the system या on the seesaw, या जो आप कह सकते हो and there is no resultant force which is acting upon the system, या सिंपल resultant force लिख लो। और है इक्विलिब्रियम में सबटेंड इसलिए कह रहा हूँ कि कभी मार्क्सिंग में इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट भी डैश डाल के लिख देता है, तो इट्स बेटर कि आप दोनों लिख दो, सेंटेंस भी पूरा है और आपकी बात भी क्लियर हो रही है और आपके नंबर भी पक्के हो जाते हैं। आई ऑब्वियस है कि एक पॉइंट ज़्यादा लिखने में, एक पॉइंट रिपीट करने में वैलिड पॉइंट कोई मसले की बात नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर ने उस बारी में वो नंबर इसका नंबर दिया हो सकता है, हो सकता है उसने इसका नंबर दिया हो सकता है। तो आई जस्ट से कि रादर देन क्रिएटिंग एम्बिग्विटी, राइट एट पॉइंट तो ताकि नंबर पक्का हो जाए।
मैं ये कहता हूँ। बच्चा बोलता है ना कि सर रिजल्टेंट फोर्स लिखो इक्विलिब्रियम ऑफ टेंशन लिखो, मैं कहता हूँ दोनों लिख दो, उसमें तो 5 सेकंड की बात है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात? ये डन है? कोई मसले की बात है तो मुझे बताओ। बस जो हमने शुरू शुरू में पढ़ा था ना वो एक दफा जरा दोबारा रिवाइज हो सकता है। क्यों नहीं हो सबसे सकता? पहला जो हमने टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा हो था। सकता? देखो, अगर आपके पास फोर्स, आप इस फॉर्मूले की बात करो, फोर्स बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, मास बड़े मास को आप बढ़ा सकते हो अगर सिर्फ वेलोसिटी और रेडियस कांस्टेंट है। फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर फोर्स बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, जब बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ ये बात है। और हमारी एक्सलेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में एक्सलेशन होगी ना, जिस डायरेक्शन में आपको धक्का दूंगा उसी डायरेक्शन में जाओगे ना। हम्म। तो ये वेलोसिटी जो है दैट चेंजेस, डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सलेशन आल्सो चेंजेस। और ये मार्किंग के लिए आ जाता है एमसीक्यू में, एक्सलेशन किस डायरेक्शन में या वो किस डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने बता दी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिमाग से निकाल दो, मैंने वैसे ही बताइए। ओके, ओके ओके। अच्छा गिव मी अ सेकंड जस्ट, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। मैं एक सवाल बस देखना चाह रहा हूँ, देन वी वुड एंड आवर क्लास, फिर छुट्टी टाइम आ जाएगा हमारा। जुनैद भाई, ना सीरियस नोट, मैं बताना आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरी एज क्या होगी? सच बोल रहा हूँ सच? मतलब आवाज से सही बताऊँ क्या लगती है, मतलब 17 तक लगती है आवाज से। ओह यस, मैं यंगर हूँ अपनी एज से। मेरी आवाज से मैं क्या लगता हूँ उसे। मैं यकीन मानो, आप मैंने क्या कहा कहते मैंने बहुत अल्लाह का पक्का वादा, मैंने कहा था अल्लाह का बंदा मेरे से बड़ा है। कितने का लगता होगा मैं। ओ यार, मैं तो 20 का लगा था। सारे यही कहते हैं। और मैं झूठ क्यों बोलूं यार, मैं सही बता रहा हूँ, अल्लाह का बंदा 20 का है। क्या कर सकते हैं, अल्लाह ने बड़ा बना दिया। बस माशाल्लाह, कमाल हो गया, गुड हो गया भाई। अच्छा भाई, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, मैं बातें कर रहा हूँ, ये नहीं समझना कि मैं बात वो अपने कर रहा हूँ तो वो सर पढ़ा नहीं रहे। सही है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जरा। मैं जी हमेशा जी। ये बात करता हूँ कि भाई इक्विलिब्रियम वाली बात लिखनी है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ये एक नंबर है, दिस इज 1 मार्क एंड दिस इज द सेकंड मार्क। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। कभी कभार मोमेंट की भी पूछ लेते हैं, मोमेंट की क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, सिंपल एज दैट। प्रिंसिपल मोमेंट की कभार एक नंबर की भी पूछ लेते हैं, पूरी लिखने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि इट्स अ वैलिड पॉइंट। डेफिनेशन है, एक नंबर की दो नंबर की लिखनी एक ही है, उसमें कोई वो नहीं है कि आप अपना वो कोई गलत चीज लिख रहे हो, नहीं गलत चीज आप कोई भी नहीं लिख रहे, बिल्कुल सही बात लिख रहे हो। when the clockwise movement is equal to anti-clockwise movement and there is no resultant force and equilibrium is obtained, ये प्रिंसिपल है मूवमेंट होता है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दूसरी एम्बिग्युइटी वाली बात है ही नहीं। इसका पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। मैं ये फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स वाली बात को इसलिए एक पॉइंट में कर दूं कि वो कभी बार इक्विलिब्रियम ऑब्टेन का नंबर रख देते हैं। तो आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ के आपको कोई बबल ना बन जाए कि आपकी गलती की वजह से किसी जगह पे नंबर कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसका एक नंबर, इसका दूसरा नंबर है, और ये आपकी हर जगह चल जाती है। आपकी एक नंबर के लिए भी आती है, दो नंबर के लिए भी आती है। एक नंबर के लिए अगर आप लिख रहे हो तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लिख दो तो एंड इज नो रिजल्टेंट फोर्स, एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं। मगर दो नंबर के लिए आ जाए तो लिख दो। मगर मैं ये बात करता हूँ भाई, एक नंबर की भी है ना डेफिनेशन है, बात पूरी करो। इट इज नॉट लाइक आपका थ्योरेटिकल सवाल जिसमें उसने आपसे पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये डेफिनेशन डेफिनेशन तो डेफिनेशन पूरी लिखो। मैं एक ये नहीं कहता एक नंबर वाले डेफिनेशन से, मैं एक नंबर वाले मामले में पढ़ता ही नहीं हूँ। वो एग्जामिनर इस तरह का बंदा है, कभी वो कहते हैं दोनों लिखी होंगी ना वर्ड्स तो तब नंबर दूंगा, कभी वो ऐसे कभी कर देते हैं। तो डेफिनेशन में नो मजाक, क्योंकि दीज आर फ्री नंबर। ओके, कोई मसली बात है तो मुझे बताओ, कोई मसली बात है तो बताओ। नहीं नहीं। अच्छा आप ना इसे जरा एग्जाम ओरिएंटेड भी लिख सकते हो, अगर आप कहो ना, मैं आपको जरा एग्जाम वाली, जरा जो एग्जामिनर जरा ज्यादा पसंद करते हैं, मैं वो भी लिख के दिखा देता हूँ। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, फॉर द, क्या हो गया सही नीचे क्यों नहीं जा रहा, चलो फिर ऊपर आ गया। फॉर द, अगर उसने सिस्टम बोला है, बॉडी कर लो, ऑब्जेक्ट कर लो, आप कह लो फॉर द ऑब्जेक्ट कह लो या बॉडी कर लो, मैं कहता हूँ फॉर द ऑब्जेक्ट या बॉडी कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी को, फॉर द ऑब्जेक्ट या बॉडी
to be in equilibrium, या आप उसे सिस्टम भी कह सकते हो, फॉर द ऑब्जेक्ट या बॉडी या सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम द क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए भाई? किसके बराबर होना चाहिए? एक्सेलरेशन। टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट with no resultant force acting upon the system या body या object। जैसे बॉडी लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो चल जाएगा। ऊपर वाली Because ज्यादा आसान नहीं है वैसे। कोई भी लिख दो, मर्जी है, नंबर दोनों में मिल जाएगा। अब इसमें लिख दो, इसमें मैंने तीनों लिख दी ना, फॉर ऑब्जेक्ट बॉडी सिस्टम लिख दो, फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम द क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विद नो रिजल्टेंट फोर्स टू एक्ट अपॉन। वैसे जब इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो रिजल्टेंट फोर्स की ऑटोमेटिकली बात आ जाती है, मगर मैं जस्ट फॉर अ कंफर्मेशन, दिल के सुकून के लिए मैंने फॉर रिजल्टेंट फोर्स भी लिख दिया है, तो अपनी दिल की तसल्ली के लिए। सही है, बाकी दोनों ऊपर नीचे भी सही है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। लिख दोगे तो कोई नहीं, नहीं लिखोगे तो नंबर का मेरे ख्याल से, आई कुड बी रॉन्ग, मेरे ख्याल से नंबर का तो से आपका बन जाता है मसला, मगर रिजल्टेंट फोर्स का अगर ना लिखो तो वरना इक्विलिब्रियम तो इज अ मस्ट, और रिजल्टेंट फोर्स लिखो तो इट्स बेटर, मेरी तरफ से बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड कि लिखो। दोनों में से कोई भी लिख लो, मैंने तो आपको दोनों लिख के दे दी, आपको जैसे बेहतर लगे आप लिख लो। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात इस सब में तो बताओ।